जी पेज नंबर 87 सैलरी का हम कर रहे थे पॉइंट सी और डी। अलाउंस और रीइंबर्समेंट में हमने फर्क पड़ा था। अलाउंस ये है कि एक फिक्स्ड कैश एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया करेगा हर साल, और रीइंबर्समेंट ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फिक्स कैश नहीं देगा, बल्कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है वो पैसे रीइंबर्स कर दिया करेगा जितना उसका एक्चुअल खर्चा हुआ करेगा। फिर अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, लेकिन रीइंबर्समेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता है तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। फिर ये पढ़ा था कि अलाउंस हो या रीइंबर्समेंट हो, दोनों सूरतों के अंदर एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को अलाउंस दे या रीइंबर्समेंट दे, अगर सवाल में लिखा हो कि ये दफ्तर के काम के लिए दिया है तो फिर उसको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। ओके, अगले सफ़े पे आ जाएं। पॉइंट ई, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ यानी इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी से मुराद है यहाँ मंथली सैलरी। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू मंथली सैलरी। कई दफ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मंथली सैलरी के अलावा भी पैसे देता है। वो कितने किस्म के हैं? वो 5 किस्म के पैसे हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मंथली सैलरी के अलावा देता है, इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू। कई दफ़ा उसके बजाय दे देता है, कई दफ़ा वो भी देता है मंथली और उसके अलावा भी देता है पैसे। पॉइंट 1, रिसीव्ड बाय अ पर्सन। पर्सन से मुराद है यहाँ एम्प्लॉय। रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। जो पैसे उसे रिसीव हुए एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एग्री होने के लिए। एक साहब जॉब कर रहे हैं पेप्सी में, अब उनको नया एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर, एक साहब जॉब कर रहे हैं पेप्सी में। टाइम पे आया करें ये क्या, उनका पुराना एम्प्लॉयर है पेप्सी और गोरमे वालों ने उनको अप्रोच किया। जी भाई आखिर में 2 खड़े हो जाएं आप, यही फिर सोल्यूशन है लिटाने वालों का। अच्छा, पुराना एम्प्लॉयर है पेप्सी, नया एम्प्लॉयर है गोरमे, खड़े रहे लेट आने पे। अच्छा जी, पेप्सी में था तो गोरमे वालों ने अप्रोच किया और गोरमे वालों ने अप्रोच करके कहा कि भाई आप ऐसा करें, आप हमारे पास नौकरी करें। इसने कहा जी तुम क्या तनख्वाह दोगे? गोरमे वालों ने कहा ₹1,00,000। तो इसने कहा वो तो पेप्सी वाले भी मुझे दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तो गोरमे वालों ने कहा चलो ठीक है, रसमलाई 1 रोजाना। इसने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, प्लीज बी अ मैन, बंदों वाली बात करो। तो गोरमे वालों ने कहा अच्छा चलो ठीक है आप आ जाओ। गाड़ी में ले गए, डिग्गी खोली, डिग्गी खोल के ब्रीफकेस निकाला, फिर खुशबू आई, कायदे आज़म के नोटों की खुशबू आई। तो इसने कहा ये क्या है? कहा वैसे ही तुम्हें 5 लाख तोहफा दे रहे हैं, वैसे ही। अब आओगे? नहीं, मैं पहले ही तैयार था। मैं तो घर वालों को कह रहा था मेरा पेप्सी में दिल नहीं लगता, तो मैं कई दिनों से सोच रहा था काश मैं भी गोरमे में नौकरी करूं। कब से आना है? कल से आना है। नहीं मैं आज से ही आ रहा हूं, बस आप पहुंचे इंशाल्लाह, पेप्सी छोड़ के मैं आ रहा हूं। खड़े रहे। ओके जी, इनको ना इस साइड पे 2-3 को निकलवा दें और ये एंड तक खड़े रहेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, फॉर एग्रीइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एग्री कराने के लिए मान रहा था, नहीं मान रहा था, अब मान गया। कितने पैसे लेके माना? 5 लाख रुपए। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन, पर्सन से मुराद क्या? बस ठीक है, बाय पर्सन बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग, मान गया
किस चीज पे मान गया? टू एंटर इनटू, के दाखिल हो जाए किसमें? इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट की रिश्तेदारी, नौकरी शुरू कर दे। अच्छा, आप गोरमे में इसको नौकरी करते हुए 2 साल गुजर गए, या मिसाल के तौर पे गोरमे में नौकरी करते हुए भी इसका पहला दिन था, तो एम्प्लॉयर ने शाम को बुलाया, हाँ भाई कैसा रहा पहला दिन आपका? आपने कहा जी जबरदस्त, खुशबू अभी तक ऐसे फील हो रही है मुझे, तो बड़ा जबरदस्त रहा पहला दिन और आई रियली एंजॉयड। अच्छा भाई एक बात करनी थी, तुम्हें हम भेज रहे हैं मुल्तान। मुल्तान में जो हमारी ब्रांच है गोरमे की, मैंगो भी वहां मिलते हैं, तो मुल्तान में जो ब्रांच है गोरमे की, आप वहां चले जाओ। तो इसने कहा नहीं भाई सॉरी, मैं तो लाहौर में ही रहूंगा, मैं मुल्तान नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मुल्तान जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं। अब एम्प्लॉय बोला यार तुम्हें मेरी तबीयत तो पता है, खुल के बात करो, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा चलो ठीक है फिर। गाड़ी में ले गया, गाड़ी में एक और ब्रीफ केस खोला, उसमें से 6 लाख की खुशबू आ रही थी। 6 लाख की अलग होती है, 5 लाख की अलग होती है, उसमें से 6 लाख की खुशबू आ रही थी। कहते कहाँ जाना है? मुल्तान जाना है, सखर जाना है, बताओ मैं तैयार हूँ। अगले दिन 20 बच्चों को लेके मुल्तान चला गया। तो मान गया, मान गया। पैसे मिले, पैसे जो मिलेंगे वो सैलरी में जाएंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद है यहाँ एम्प्लॉय, मोबाइल ना यूज करो, पर्सन से मुराद है यहाँ एम्प्लॉय, हो गया यूज, अब जेब में डालो। बाय अ पर्सन, एम्प्लॉय ने यूज किए पैसे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग इनटू, मानने के, किस चीज पे माना? टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी, हाँ वो कंडीशन चेंज भी हो सकती हैं। बाद में मुल्तान में रहते रहते उसे कहें यार साल और लगा लो, कहीं नहीं मान रहा, चल 2 लाख ले, मान जा। तो वो कंडीशंस भी लगा सकते हैं और कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको मिसाल दी है इसको 5 में भी पढ़ सकते हैं। 5 की भी यही बात है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन बाय एम्प्लॉय, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय 5 में, टू एग्री फॉर एग्रीइंग टू अ रिस्ट्रिक्टिव शर्त, कड़ी शर्त लगाई। बाहर नहीं जाना मुल्तान से, मुल्तान में ही रही, शर्म नहीं आती? तू मुल्तान से बाहर नजर आ रहा था, जा वापस मुल्तान। फॉर एग्रीइंग टू अ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट, जगह बना दे भाई खड़े होने के लिए। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट फॉर एनी पास्ट प्रेजेंट और, ये जो रिस्ट्रिक्टिव शर्त है ये पुराना एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्टिव शर्त है ये करंट एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्टिव शर्त है ये फ्यूचर एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं। पास्ट एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव शर्त, प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव शर्त, और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव शर्त। क्लियर? ओके। क्या मतलब? ऐसे ही मिसाल के तौर पे पेप्सी वालों ने इसको शर्त लगाई हुई थी कि तुमने पेप्सी में गुजरांवाला ही रहना है। ये पक्का बंदा था, गुजरांवाला ही रहा। जिस दिन पेप्सी छोड़ के जा रहा था, पेप्सी वालों से कहा यार मैं गुजरांवाला ना हूं, मुझे इसके बदले कुछ पैसे दो। पेप्सी वालों ने कहा तू मैं छोड़ के जा रहा है, लेकिन हमारा वादा था तुझे पैसे देंगे, तू गोरमे चला जा, 2-4 दिन में तुझे पैसे मिल जाएंगे। ये गोरमे चला गया, 2-4 दिन बाद पेप्सी वालों ने पैसे दिए। आप बताएं ये पैसे किससे मिले? करंट एम्प्लॉयर से मिले या पास से? पास से। या गोरमे में था और गोरमे वालों ने शर्त लगाई कि आप जो है वो मुल्तान चले जाओ, और मुल्तान चला गया और गोरमे वालों ने पैसे दिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। और गोरमे छोड़ के केक्स एंड बेक्स चला गया, फिर गोरमे वालों ने पैसे दिए, या केक्स एंड बेक्स पास से, फिर या गोरमे से केक्स एंड बेक्स इसने जाना था, केक्स एंड बेक्स वालों ने एडवांस में पैसे पकड़ा दिए फ्यूचर एम्प्लॉयर। तो ये जो पैसे हैं आपको पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकता है, करंट एम्प्लॉयर भी दे सकता है, और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। हाँ, ये सैलरी में जाएगा। सैलरी के बारे में हमने रूल पढ़ लिया है, जिस साल रिसीव होगी सैलरी, जिस साल रिसीव होगी उस साल इस पर टैक्स लगेगा। जी भाई, आप ब्लैक और ब्लू शर्ट सबसे लेट आने वाले थोड़ी हिम्मत करें, इधर आके खड़े हो जाएं, फर्स्ट रो में जम करके आपको आना पड़ेगा। कल से 9 बजे दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ओके,
ठीक है, जो खड़े हुए हजरात हैं उनमें से वो बैठ जाएं जो कल से टाइम पे आया करेंगे, जल्दी करें, आगे आ जाएं। सेकंड रो में भी जगह है, थर्ड रो में भी जगह है, आए आए आगे आए। सेकंड रो में भी जगह, थर्ड रो में भी जगह, आगे आए भाई, आगे आए, आगे आए हजरात, आगे आए। थर्ड रो में 2 बंदों की जगह बनवाएं, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे आए, आगे आए मोहतरम, आगे आए का मतलब आगे आए होता है। थर्ड रो में 2 बंदों की जगह बनवाएं भाई, आगे से बैक। जी इधर 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 थर्ड लास्ट रो में जगह बनवाओ भाई, खड़े रहे एंड पे, मोहतरम लेट आने की वजह से एंड पे खड़े रहे। ओके जी, ई का 1 ये कहता था कि आप नौकरी के लिए मान नहीं रहे, अब आप पैसे लेके मान गए, ये भी सैलरी है। ई का 2 कहता था कि आप नौकरी की किसी कंडीशन पे माने, और मैंने कहा 2 और 5 लिख लें, सेम है, 2 और 5 में कोई फर्क नहीं, कंडीशन का भी वही मतलब है और 5 में रिस्ट्रिक्टिव शर्त उसका भी वही मतलब है। अच्छा भाई, नेस्ले के अंदर 50 एम्प्लॉयज हैं। नेस्ले ने कहा जी हमने बड़ी मशीन खरीद ली है जबरदस्त, 10 एम्प्लॉयज को हम नौकरी से निकाल रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। अब इन 10 ने रोला डाल दिया कि हमने नहीं जाना, हमने नौकरी छोड़ के नहीं जाना। अब नेस्ले वालों ने कहा कि ये जो 10 बंदे हैं अगर नौकरी छोड़ के जाएंगे, हर जाने वाले को 2 लाख रुपया हम तोहफे में देंगे जाते हुए। अब भागे भागे चले आए। हम तो पहले ही सोच रहे थे काफी दिनों से, नेस्ले में ऐसे दिल सा नहीं लग रहा था, पता नहीं दिल चाह रहा था कि कहीं और चले जाएं। बस डॉलेंस में, डॉलेंस को देखते थे ना, दिल चाहता था कहीं हम हो, डॉलेंस हो, तो हम जा रहे हैं। अब बताएं ये पॉइंट 1 है या 3 है? 3। 1 में नौकरी पे मनाने के लिए पैसे मिले थे, 3 पे नौकरी छुड़ाने के लिए पैसे मिले, पैसे मिले। एनी अमाउंट रिसीव्ड, पॉइंट 3 ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छुड़वाने पे पैसे मिले, इंक्लूडिंग, इसमें ये भी शामिल है कंपनसेशन, जो आपको पैसे मिले, इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, आपको रिडंडेंट कर दिया गया, मक्खन में से हेयर की तरह निकाल दिया गया, इंक्लूडिंग कंपनसेशन, खामोश रहे, फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नौकरी छोड़ ली गई, छुड़वा दी गई आपसे। एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स, जिस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने अपने एम्प्लॉयज को निकाला था जो बूढ़े हो रहे थे 60 साल में, उन्हें कहा था 55 साल की उम्र में ही आप घर चले जाओ, नहीं जाना जी 5 साल और नौकरी करेंगे। 56 साल की उम्र में घर चले जाओ, नहीं जाना जी 4 साल और नौकरी करेंगे। गवर्नमेंट ने उनसे सोने का हाथ मिलाया, हैवी पैसे दिए उनको, वो लोग मान गए, उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। गोल्डन हैंडशेक, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से सोने का हाथ मिलाया, बड़ा महंगा कीमती पैसों से भरा हुआ। ओके एक अरेंजमेंट है प्रोविडेंट फंड का, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन आपसे पिछली क्लास में हुई थी। ये एक फोर्स्ड सेविंग है। एम्प्लॉय, आजो बैठ जाओ, एम्प्लॉय हर महीने अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे डालता है इस बास्केट में, इसको कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालता है हर महीने, थोड़े से पैसे इस बास्केट में एम्प्लॉयर भी डाल देता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और इस बास्केट में इंटरेस्ट भी मिलता है। अब फर्ज करें एम्प्लॉय रिटायर हो रहा था, 5 लाख एम्प्लॉय ने डाले हुए थे बास्केट में, 5 लाख एम्प्लॉयर ने डाले हुए थे, 2 लाख इंटरेस्ट था। अब एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है? 12 लाख।
अब जो एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 7 लाख पे। ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। सवाल ये है कि 5 लाख इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी क्यों नहीं है? एम्प्लॉय ने अपने ही पैसे इधर रखवाए हुए थे, ये एम्प्लॉय के अपने ही पैसे हैं, ये एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से नहीं लिए थे। तो तोहफे में इसे क्या मिला? 5 एम्प्लॉयर की तरफ। तो अगर एम्प्लॉय, बहरहाल इसके पूरे न्यूमेरिकल हमने करने आने वाले दिनों में, तो ये भी थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है बात का। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोविडेंट फंड की बास्केट मिलेगी। इसके ऊपर लाल रुमाल होता है लगा हुआ, लाल रुमाल वेलवेट का। ये उठाता है इस लाल रुमाल को, लाल रुमाल को उठाता है तो अंदर से क्या देखते हैं? अंदर से जो 12 लाख पड़े होते हैं। इसमें क्या वो 5 लाख तो मेरा ही पड़ा है, वो नीचे करके वो 5 मेरा पड़ा है, वो तो मुझे दो ना। बाकी इसको तोहफे में कितने मिले? 7। तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा? इसके अपने ही हिस्से पे, सिर्फ 7 लाख। क्या? नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय को। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, टोटल कितनी रिसीव हुई है प्रोविडेंट फंड से? एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड इफ इट इज नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, बल्कि लिख लें इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, आसान सी इंग्लिश लिख लें, इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, आगे काट दें बेशक, इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर क्या है जिस पे टैक्स लगेगा? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, उसका रेफरेंस यहां दे दें, पेज 111, पेज 111 रिक्वायरमेंट का सिनेरियो 2, पेज 111 पे एक रिक्वायरमेंट है, उसका सिनेरियो 2, ये इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, ये करेंगे हम भी, रेफरेंस के तौर पे लिख लें। जी भाई, एम्प्लॉय को बास्केट के रिटायरमेंट के वक्त क्या मिलती है? बास्केट। रिक्वायरमेंट की सिनेरियो 2, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलती है? बास्केट। बास्केट में उसके जो अपने पैसे पड़े हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है डेट इज टैक्सेबल। अच्छा, पॉइंट ई में से सवाल आ सकता है थ्योरी का भी, ये पैसे सैलरी के साथ मिलते हैं या सैलरी के अलावा? नॉर्मली सैलरी के अलावा, सैलरी मिलती रहती है, सैलरी हर महीने मिलती रहती है, उसके अलावा ये पैसे मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, इन एडिशन टू सैलरी आमतौर पे होते हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बॉन्ड साइन कराता है, एग्रीमेंट साइन कराता है कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तो एम्प्लॉय साइन कर देता है कि मैं आपको 2 साल तक छोड़ के नहीं जाऊंगा, 3 साल तक छोड़ के नहीं जाऊंगा, 4 साल तक छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये इसके बदले भी एम्प्लॉय कुछ पैसे मांगता है, तो इन पैसों को भी कहाँ गिराएंगे? इसी में नहीं, प्रोविडेंट फंड में नहीं, इसको पॉइंट 2 में गिरा देंगे। बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एनी कंडीशन। कंडीशन ये भी हो सकती है कि पैसे ले लो, मुझे छोड़ के मत जाना। ओके, तो ये 5 चीजें हैं मेरे भाई। नौकरी पे नहीं मान रहा था, पैसे देके मना लिया। नौकरी की शराइत पे नहीं मान रहा था, पैसे देके मना लिया। पॉइंट 5, कोई कड़ी शर्त लगाई, पैसे देके मना लिया, नहीं मान रहा था, मना लिया। पॉइंट 3, नौकरी छोड़ने पे नहीं मान रहा था, पैसे देके जान छुड़ा ली, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपने उसे बास्केट दी। ये 5 किस्म के पैसे भी सैलरी के चैप्टर में ही गिरेंगे। एफ, एनी पेंशन। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, रिटायरमेंट से पहले? रिटायरमेंट के बाद। एनओटी पेंशन का दूसरा नाम है, ये भी सैलरी ही होती है। एंड एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 14, वो हमने पढ़ना है, फिर पता चलेगा सेक्शन 14 क्या। अभी आपको बताने का क्या फायदा सेक्शन 14 के। ओके,
पॉइंट 3 जो है ना, इसको हम अभी नहीं कर रहे। पॉइंट 3 की कुछ एग्जांपल्स हैं, 1-2 दिन बाद करेंगे। आगे आ जाए, ये सिर्फ पेंडिंग है अभी आपका पॉइंट 3, पेज 90, पॉइंट 4। ये भी प्रॉपर्टी की तरह का एक चैप्टर है जिसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड। सैलरी इनकम कमाने के लिए एम्प्लॉय जो भी खर्चे करे वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। सरासिफ ने कमिश्नर को कहा, मेरी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपया, 1 लाख तनख्वाह में से मुझे माइनस करने दो, मैं हर महीने एक नया सूट खरीदता हूँ ताकि कॉलेज में पहन के मैं आऊँ। अगर मैं ये जॉब ना करा होता तो मैं ये सूट ना खरीदता। तो 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपये ये वाले माइनस करने दो। इसके अलावा जब दोपहर का टाइम होता है तो मैं जानबूझ के मटन लैम्ब रोस्ट मंगवाता हूँ ताकि बच्चों को पता चले सर ने सीए किया हुआ है। 2,000 रुपया उस पर खर्चा आ जाता है, तो 7 खर्चा हो गया। बाकी गाड़ी का पेट्रोल भी खर्च होता है, तो पता है ज़माना महंगा है, 3,000 रुपया। तो 1 लाख में से 10,000 मुझे माइनस करने दो, मैं 90,000 रुपये टैक्स दूंगा। तो लॉ मेकर का जवाब आया, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस। किसी भी किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत। तो सैलरी के लिए क्या खर्चा होता है? आने जाने का, कपड़े खरीदने का। सैलरी के लिए बिजनेस की तरह तो खर्चे नहीं होते ना, सैलरी के लिए तो खर्चे होते ही बड़े कम है। एक बंदा नौकरी करने जा रहा है, भाई तू क्या खर्चा कर रहा है? भाई मैं तो पैदल जा रहा हूँ, भाई मैं तो वही वाले कपड़े पहन लेता हूँ, भाई मैं तो घर आके खाना खाता हूँ, फिर तो कोई खर्चा हो ही नहीं रहा उसका। तो इसलिए लॉ मेकर कहते हैं कि सैलरी के लिए खर्चे होते ही नहीं। तो दाएं बाएं लोग पकड़ के जबरदस्ती कहते थे मेरा ये भी खर्चा हो रहा है सैलरी की वजह से, ये भी खर्चा हो रहा है। नहीं, सैलरी में खर्चे नहीं माइनस कर सकते। तो ये ऐसा चैप्टर है जहां खर्चे माइनस करने की इजाजत प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। तो आपने लिख लिया, कपड़ों का, आने जाने का खर्चा नॉट अलाउड। जूते पॉलिश कराता हूँ, 50 रुपए जो है वो एक टाइम के पॉलिश के लिए लेते हैं मोची, नॉट अलाउड। पॉइंट 5, an amount shall be assumed as received by an employee अच्छा जी, the one is PTCL and the other phone। एक साहब PTCL के अंदर नौकरी करते हैं, तो उनको तनख्वाह कौन देगी? PTCL। अच्छा, PTCL ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, इसलिए PTCL और यूफोन आपस में जानने वाले हैं, एसोसिएट्स हैं। अब एक साहब है, उन्होंने कहा जी मैंने PTCL में नौकरी कर रहा हूं साल से, हर साल मुझे 12 महीने की तनख्वाह PTCL देता है, लेकिन इस साल PTCL ने मुझे तनख्वाह दी 9 महीने की, 9 लाख रुपया। एक महीने PTCL के कहने पे मैं यूफोन चला गया था, तो उस एक महीने में मुझे तनख्वाह दे दी थी यूफोन वालों ने। PTCL ने कहा था कोई काम है कर आओ, मैं यूफोन चला गया था, यूफोन वालों ने मुझे तनख्वाह दे दी थी एक महीने की, 9 लाख जमा 1 लाख 10 लाख। और आखिरी 2 महीने PTCL को रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये आपका बंदा बड़ा जबरदस्त इंजीनियर है, तो इसको नेशनल असेंबली के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया, उसके लिए जरा दे दें। तो ये मैं फिर वहां चला गया था 2 महीने, और मुझे 2 महीने तनख्वाह जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने दी, जो भी वहां पे पैसे देने वाले थे, उनका PTCL से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन PTCL के कहने पे मैं गया था। अब वापस मैं PTCL में नौकरी कर रहा हूं। अब 9 महीने की तनख्वाह किससे मिली? एम्प्लॉयर से, एक की एम्प्लॉयर के एसोसिएट से, और एक की थर्ड पार्टी से, एक की। अब ये कमिश्नर के पास गया और कमिश्नर के पास जाके कहते हैं मेरी तनख्वाह सिर्फ 9 लाख है, बस मैं 9 लाख से ऊपर पे टैक्स नहीं दे सकता। तो कमिश्नर ने कहा ये तूने लाइन नहीं पढ़ी, एन अमाउंट शेल बी अज्यूम्ड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर, if it is paid by associate of employer, or if it is paid by a third party under an arrangement with the employer। तो एम्प्लॉयर से मुराद आपने PTCL लिख लिया, एसोसिएट को अंडरलाइन करके,
यू फोन, तुम्हारा फोन यू फोन, अच्छा यू फोन लिख लिया, और थर्ड पार्टी को अंडरलाइन करके पीसी भी लिख लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने इसको मंगवाया, यार जरा भेजो इसको 2 महीने के लिए। कोई भी बुला सकते, पीटीसीएल को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि पीटीसीएल इसे भेज दो यार, ये बंदा बड़ा पीटीसीएल है। ओके ओके एक साहब, अच्छा अब तनख्वाह देने वाला कौन हो सकता है? 3 किस्म के लोग हो सकते हैं। पॉइंट ए ओवर हो गया, पॉइंट ए ओवर हो गया। अब नया पॉइंट बी। एक साहब ने नौकरी शुरू कर दी राइस कॉलेज में, राइस कॉलेज वालों ने 12 महीने की तनख्वाह उसे 12 लाख दी। सीएफई से वो नौकरी छोड़ के आया था, तो सीएफई वालों ने भी आखिरी महीने की तनख्वाह उसको इस साल दे दी। अब उसको टोटल कितनी तनख्वाह मिली? 13 लाख। अब वो कमिश्नर के पास गया, जाके कहते हैं मैं 12 लाख पे टैक्स दूंगा। कमिश्नर ने कहा क्यों? कहा मुझे करंट एम्प्लॉयर से 12 लाख मिली है। तो लॉ मेकर कह रहे तूने पॉइंट बी नहीं पढ़ा। An amount shall be assumed as received by an employee if it is paid by a, अगर पास से मिलेगी फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बताएं तनख्वाह मिलने पे टैक्स लगेगा या ये देखा जाएगा एम्प्लॉयर कौन है? बस मिलेगी तो टैक्स लग जाएगा। एम्प्लॉयर पुराना दे नया दे जो मर्जी दे। अच्छा अब ये बंदा राइस में नौकरी कर रहा है, अब ये सोच रहे मैं कैप्स में चला जाऊं। अब 12 महीने की तनख्वाह राइस ने दी, 1 महीने की तनख्वाह इसको सीएफई ने दी, और कैप्स वालों ने 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में पकड़ा दी, भाई हमारे पास आ जा। अब ये किसने दिया? पास्ट एम्प्लॉयर ने, फ्यूचर ने। अब ये बंदा गवर्नमेंट को जाके कहेगा मैं तो 12 लाख पे टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, पास्ट एम्प्लॉयर से जो पैसे मिले उस पर भी टैक्स लगेगा, फ्यूचर एम्प्लॉयर से जो पैसे मिले। तो बस आ जाके बात वही है जो उस दिन पड़ी थी, रिसीव होने पे टैक्स लगेगा। ये नहीं देखा जाएगा एम्प्लॉयर पुराना है या नहीं है। तो कोई बंदा ये आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ उसी पे टैक्स दूंगा जो इस एम्प्लॉयर ने दी। हाँ वो जो मिलेगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये राइस में कैशियर हैं, मैं कहता हूं इनकी महीने की तनख्वाह 50,000 है। अब इनको तनख्वाह इन्होंने 10 महीने की 5 लाख रुपया खुद ली। 1 महीने बिजी थे, अपने बेटे को भेज दिया लेने के लिए, फिर अगले महीने फिर बिजी थे, बल्कि फैमिली के साथ कहीं गए हुए थे, अपने दोस्त को भेज दिया लेने के लिए। अब पहले महीने किसको दी? राइस ने एम्प्लॉय को खुद दी। अब ये मैं बात नहीं कर रहा देने वाला कौन है, अब मैं बात कर रहा हूं तनख्वाह मिल किसको रही है। पहले 10 महीने किसको दी एम्प्लॉयर ने? एम्प्लॉय को। अगले 1 महीने एम्प्लॉय उस दिन आ नहीं सका, एम्प्लॉय ने अपने बेटे को भेज दिया, यार जरा पैसे लेके आ जाओ। तो अगले 1 महीने की तनख्वाह मिली किसको? एसोसिएट को। एसोसिएट को, बेटा जानने वाला होता है। अच्छा, और आखिरी 1 महीने की तनख्वाह ना एम्प्लॉय को मिली ना उसके बेटे को मिली, बल्कि एम्प्लॉय और उसका बेटा कहीं गए हुए थे शादी पे। तो एम्प्लॉय उसका बेटा कहीं गए हुए थे, एम्प्लॉय ने अपने दोस्त को कहा यार मेरी तनख्वाह पकड़ के ना घर पहुंचा दी। तो वो उसका दोस्त आया, तनख्वाह पकड़ी, अच्छा था, घर पहुंचा दी विदाउट डिडक्शन, घर पहुंचा दी। अब तनख्वाह किसको मिली? थर्ड पार्टी को। लेकिन अब एम्प्लॉय ने कमिश्नर को जाके कहा मैं तो 10 लाख पे टैक्स, या मैं तो 5 लाख पे टैक्स दूंगा, बाकी 50,000 आखिरी 2 महीने का मैं उस पर टैक्स नहीं दूंगा। तो वो क्या कहेगा? पॉइंट सी पढ़ो, इफ इट इज पेड। अब बाय नहीं यूज हो रहा, अब टू यूज हो रहा है। ये बाय जो है ना ए बी में था, ए बी देखें बाय, और सी में क्या यूज हो रहा है? अब मिलने वाला को मिलनी किसको है तनख्वाह? टू एम्प्लॉय और एन लिखा आपने ऊपर पुत्र, PUTTAR। शर्माते हैं ना लोग उर्दू लिखने से, बोलते हुए नहीं शर्माते। एम्प्लॉय और पुत्र और दोस्त, थर्ड पार्टी दोस्त, DOST लिख लिया करें, कुछ नहीं होता, ऐसे याद रह जाएगा, पास हो जाएंगे। अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से पूछ के ऐसा किया साला।
ठीक है भाई, 0.6 पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको कहा था कि यार टैक्स क्रेडिट्स आपसे सुना जाएगा, तो वो भी मैं लिखवाऊंगा आपसे। ओके, पेज, अभी ये समझना है, ये रिवाइज नहीं करना। अभी ये पेज 90 पे रहें, जरा आज पता चले कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं क्लास में। तैयार होके आना जरूरी है या तैयारी करके आना जरूरी है? हाँ, ओके, तैयार होके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तैयारी ना की हो। पेज 90, एग्जाम्पल पढ़ें जी। 0.6 example, Mr. Azhar is an employee of ABC company. He has provided you the following details for tax year 2011. His basic salary is 40,000 per month. महंगाई allowances 2,000 per month and house rent allowances 20,000. जी, अलाउंसेस के बारे में क्या पढ़ा था हमने? सैलरी में ऐड होंगे, अनलेस कि वो अलाउंस हो जो दफ्तर के, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो दफ्तर के काम वाला है, तो नॉर्मल अलाउंस है, सैलरी में ऐड होगा। ही रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30, 2011, 10 महीने नौकरी करके रिटायर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 10, टोटल 10 महीने हो गए मेरे भाई। 10 महीने, अप्रैल, मई, जून में नौकरी नहीं की, अप्रैल तक नौकरी की, 10 महीने नौकरी करके रिटायर हो गया। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 950,000। रिटायरमेंट के टाइम इसको गवर्नमेंट जहां भी नौकरी कर रहा था उसने सोने का हाथ मिलाया और जाते हुए 9.5 लाख रुपए तोहफे में दिया। ओके, बस आगे नहीं पढ़ना। अब मेरे भाई हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी बोले जी 40,000, लेकिन कितने महीने काम किया? 10 महीने। ये 40,000 के साथ पर मंथ लिखा हुआ है और अप्रैल 30 को रिटायर हो रहा है, 10 महीने काम किया जी, 4 लाख। आगे बोले कितना? आगे 2 लाख। ओके, गोल्डन हैंडशेक के पैसे भी मिले, लेकिन वैसे ही मैं अपने लिए एक सब टोटल कर रहा हूं, इधर सब टोटल ऐसे ही एक सब टोटल कर रहा हूं जी। कितना? 6 लाख, ऐसे ही कर रहा हूं, कोई वजह नहीं है वैसे। 6,20,000 ऐड, कुछ सब टोटल को खास शायद फायदा फिलहाल नहीं है। शेक, शेक, मैंगो शेक, एप्पल शेक, हैंड शेक, गोल्डन हैंड शेक जी, कितना? 950,000 जी। टैक्स इनकम सिर्फ सैलरी इनकम कमा रहे हैं। यस, गोल्डन हैंडशेक भी सैलरी, ये पिछले सफर में पढ़ा है, गोल्डन हैंडशेक भी सैलरी का पार्ट होगा। गोल्डन हैंडशेक सैलरी के चैप्टर में ही पढ़ा ना, तो ये भी सैलरी का पार्ट है। सिर्फ कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो चले जाए चैप्टर 4 में, पीछे होगा ना, थोड़ी अकल लगाए, पीछे होगा, 7 से पीछे होता है 4। इसमें पेज 34 या 35 है मेरे ख्याल से। अब सिर्फ सैलरी कमा रहे तो टैक्सेबल इनकम का अगर 75% ले तो सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा आएगी, क्योंकि सिर्फ सैलरी कमा रहा है, इसलिए अगले समय वाला टेबल ही लगेगा। तो इसमें सीरियल नंबर बता दें। 3 जी, टैक्स निकलवाएं। 30,000, 10% ऑफ
जी 67,000 इधर ही नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अब जब 67,000 से टैक्स देना पड़ गया तो ये रोने लगा, रोने लगा। रोने लग गया। क्या नाम है इसका? रशीद नाम है। अजहर, क्यों है अजहर? मैंने नहीं देना टैक्स, मैं जा रहा हूं। अजहर किधर जा रहे हो? तो कहाँ जाना है? पाकिस्तान में रहना। मैं जा रहा हूं, मैं भी साइड पे जा रहा हूं। साइड पे खड़े होकर नान चने खाने लग गया। मैं जा रहा हूँ, 67,000 टैक्स मैं नहीं देता, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अंडा शामी साइड पे खड़े होकर बर्गर खा रहे, बोतल पी रहे, मैं नहीं टैक्स देता। क्या हो गया? भी परेशानी में तो बहुत खाता है कि मैं टैक्स नहीं देना, मैं जा रहा हूँ। तो किसी ने पूछा भाई तेरा टैक्स रेट एकदम कैसे बढ़ गया? कहते मुझे हर महीने ये तनख्वाह मिलती थी, 12 से ज़रब देके हर महीने मुझे ये तनख्वाह मिलती थी। इस साल ये बला आई है, ये साया पड़ा हुआ बला पे 950,000। इस साल ये बला आई है, मैंने बला पे टैक्स नहीं देना। एक तो सोने का हाथ में लाओ, 9.5 लाख में घर लेके जा रहा था, मैंने 20 बच्चों को बता दिया था 9.5 लाख लेके आ रहा हूँ, ऊपर 9.5 लाख पे रेट लगा दिया। ना से 9.5 लाख पे टैक्स लगा, बल्कि 9.5 लाख ने 620 को भी किसी हाई सीरियल में गिराया। तो 9.5 लाख ना खुद डूबा, हमें भी ले डूबा, 620 को भी ले डूबा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ठंडे हो जाओ यार, रिलैक्स, फ्रीजर में डालो इसको, पकड़ो जी, रिलैक्स हो जाओ और गड़बड़ होगी, रिलैक्स हो जाओ। आपके लिए एक ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 आपके लिए मंगवाई है अभी अभी, ऑप्शन 2। ये तो ऑप्शन 1 थी ना, ऑप्शन 2 है। आप ऐसा करो 9.5 लाख पे टैक्स ना दो फिलहाल, जरा फिलहाल 9.5 लाख पे टैक्स ना दो। आप बताओ आम हालात में क्या कमाते थे? कहते हैं ए ते ए। मैंने कहा इंग्लिश में बोलो, कहता है वो मैं नहीं बोल सकता। तो सब टोटल एक किया हुआ है, न्यूमेरिकल दोबारा करने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल दोबारा करेंगे तो ऐसे ही पागल हो जाएंगे, पागल हो जाए, ज्यादा मसला हो जाता है। ओके 6 नहीं वैसे ही मुंह से निकल इंटेंशनली। अच्छा जी 620,000 ये इसकी सैलरी है आम हालात में, बल्कि मैं इसको कह सकता हूं सैलरी एक्सक्लूडिंग बला। सैलरी एक्सक्लूडिंग बला। व्हाट इज बला? गोल्डन हैंडशेक। सैलरी एक्सक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक। अच्छा जी अब आप मुझे बता दें व्हाट इज सैलरी एक्सक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक। सीट बेल्ट बांधने इसे। अच्छा जी अब आप जाएं, उधर ही हैं? अच्छा उथे ही रहें, चैप्टर 4 पे आ जाना, पेज नंबर 35। अब लगवाएं जी 620,000 पे टैक्स, आम हालात में जिस पे ये टैक्स देते। टैक्स कितने लोगों ने दे दिया है? अच्छा नहीं दिया। अच्छा सारे जरा खड़े हो, सारे जरा खड़े हो भाई, खड़े हो यार, मैं भी खड़ा हूँ, सारे 100% लोग खड़े हो जाए, कोई क्लास में बैठा ना हो, सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वो दूसरी लाइव क्लास में भी सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। ओके जिन्होंने टेस्ट दे दिया वो बैठ जाए, जिन्होंने दे देना है वो बैठ जाए। गुड, एक्सेलेंट, वेल डन। चलें जी टैक्स बताएं। 5% ऑफ 20,000। देखें कितना मुन्ना सा रेट लगा, 5%। इधर तो बड़ा जानवर रेट लग रहा था। अब इतनी लुट नहीं बच सकती कि 67,000 से 1,000 लेके हम उसे छोड़ दें। अजहर जा, इतनी लुट नहीं बची हुई, फिर अजहर ने और खाने लग जाना है। तो अजहर को बुलाएं, ले आओ भी अजहर नो, क्या हुआ भी अजहर के साथ, ले आओ ले आओ ले आओ भाई, पकड़ो इसे। अब इस पे टैक्स लो दोबारा इससे, लेकिन अब किस पे रह गया है?
जिस तरह होती थी ना सेपरेट ब्लॉक इनकम्स, उसी तरह जिस तरह सेपरेट ब्लॉक इनकम्स होती थी उसी तरह इससे दोबारा टैक्स लें। अब दोबारा टैक्स लेने का क्या तरीका है, इसके लिए रेट कौन सा यूज करें, उसके लिए आपको उस सफे पे जाने की इजाजत नहीं है। अब आप उस सफे को क्लोज कर दें, आप न्यूमेरिकल पे वापस आ जाएं। अब इसको ये कहेगी गवर्नमेंट कि आप टैक्स दो गोल्डन हैंडशेक पे पिछले 3 साल के एवरेज रेट पे। ये आपके लिए ऑफर है सिर्फ अजहर, जिसको गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिल रहे हैं। किस पे टैक्स दो? बाकी 620 को तो मैंने फारिग कर दिया, 950 रह गया ना, 957 रह गया। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं पिछले 3 साल का एवरेज। चलें जी, डब्बा बनाओ एक नीचे। अब आपको सवाल के नीचे बने हुए डब्बे की अहमियत का अंदाजा होगा। डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग 4 years टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज एज फॉलोज। ये पिछले 4 सालों का इनकम है और पिछले 4 सालों का टैक्स है। कैलकुलेट इज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा चलें, ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, छोड़ें। ये पिछले 4 सालों की इनकम और टैक्स है। बताएं जी, पिछले 4 सालों की इनकम और टैक्स गिवन है, तो अच्छी बात है ना। लॉ ने तो 3 सालों की किया, लेकिन 4 की गिवन है, हम भी 4 की एवरेज ले लेते हैं, जरा अच्छी एवरेज निकल आएगी। खैर है, लॉ ने 3 की कहा, गिवन 4 की, जरा अच्छी एवरेज हो जाएगी। लॉ को फॉलो करने, 0.6 में कहीं लफ्ज ढूंढे 3 का, लॉ में कहीं लफ्ज ढूंढे 3 का लिखा हुआ है। कितने सालों की एवरेज लेनी है? 3 years की। कैसे लें? वर्किंग कर लेते हैं एक। पिछले 3 साल, हमारा कौन सा है साल? तो फिर 7 का डेटा काट दें, 7 इज इरेलीवेंट। पीछे क्या बच गया? 9 और 10। मैं जरा कैलकुलेशन को आसान करके कर रहा हूं, रुपीज इन 1000 में। 48, ये टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 1000, 800 इंटू 100 जा इंटू 100 इसलिए ताकि जवाब रेट में परसेंटेज में आ जाए। जी कितने परसेंट? 4%। इस साल का टैक्स इसका रेट 5% है, लेकिन पिछले 3 सालों का एवरेज कितना है? 4%। किसी वजह से कम होगा, खुश हुआ आप। ये पिछले 3 सालों का एवरेज 4%। अब बता दें जी, गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक के तौर पे ट्रीट करेंगे और इस पे सेपरेट रेट लगेगा। सेपरेट रेट लगवाएं जी, पकड़ें। किस पे दोबारा टैक्स लगाना है? 950,000 इंटू 30। अब दोनों को जमा करें, 39,000। अब बता दें 39,000 लिखते ही कितने लोगों ने एकदम इधर जाके नजर मारी थी? इधर। गुड। आप बता दें व्हाट इज फिजिबल। 39 क्या देना बेहतर है? अगर अजहर के अंदर है वो अकल जिससे कहते हैं आप, अगर अजहर के अंदर थोड़ी सी है तो गवर्नमेंट को 67 देना पसंद करेगा या 39? तो विच ऑप्शन इज फिजिबल? 39। चलें जी, नोट करें। तसल्ली से नोट नहीं करना, 20-25 मिनट नोट करें, 1-2 मिनट में। ऑप्शन 2 इज फिजिबल।
पहले वो साइड नोट करा दें। जी भाई, ऑप्शन 1 ये है कि सैलरी को भी नॉर्मल तरीके से गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें और इस पे टैक्स कैलकुलेट करें। ऑप्शन 2 ये है कि गोल्डन हैंडशेक के अलावा जितने भी पैसे हैं उन पे वो पेज 4 वाला रेट लगा दें और इस पे सेपरेट रेट लगा दें। तो इधर कौन से रेट हमने यूज किए हैं? चैप्टर 4 वाले, और इधर 3 इयर्स का एवरेज रेट। पढ़ें पेज 90.6। An employee who has received an amount on termination of employment, ये पैसे उसको नौकरी छोड़ने पे मिले हैं। पेपर में पता कैसे चलेगा? लस लिखा होगा टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, वही अल्फाज, रिडंडेंट होने पे आपको जो पैसे मिले, रिडंडेंट होने पे, और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नौकरी छोड़ने पे, और गोल्डन हैंडशेक। हमने कहा ये कौन से पैसे हैं? कहते हैं वही जो आप पढ़ के आए हो 12 के 2 के ई के 3 में। पिछले सफे पे जाएं, देखें ये ई का 3 पॉइंट है ना, ई का 3 पॉइंट है, वही जो आप पढ़ के आए हो। कहते हैं अगर गोल्डन हैंडशेक वाले पैसे मिले तो एक लफ्ज लिखा हुआ आगे आए मे का क्या मतलब है? मस्ट नहीं, मे। अगर वो चाहे तो इस साइड पे आ सकता है, ही मे बाय नोटिस टू, कमिश्नर से इजाजत लेनी है या सिर्फ इन्फॉर्म करना है? इन्फॉर्म करना है, इजाजत नहीं लेनी। मे बाय नोटिस बाय एप्लीकेशन नहीं, मे बाय नोटिस टू कमिश्नर। इलेक्ट का क्या मतलब है? चूज द अमाउंट टू बी, अमाउंट से मुराद वही गोल्डन हैंडशेक के, टर्मिनेशन के, रिडंडेंसी के, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पैसे। गोल्डन हैंडशेक के 3-4 और नाम भी हैं, रिडंडेंसी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सारा। टू बी टैक्स्ड एट फॉलोइंग रेट्स A over B। ठीक, आप उधर जाओ ना, आप उधर जाओ दूसरे रूम में। A over B, where A is the tax paid by the employee on the employee's taxable income for 3, and B is the employee's, A is the tax for 3 preceding tax years, and B is the taxable income for 3। ओके, किताबें बंद कर दें, रजिस्टर अपने खोल लें और लिखना शुरू करें। दूसरे रूम में भी टीएस पहुंच चुके हैं, आई होप। इंश्योर कराएं, किताबें बंद करवाएं। चलें जी, किताबें बंद। इमरान उधर देख के आओ कितने लोग हैं। जी, किताबें बंद। और दाएं बाएं जो बातें करेगा उसे उठा दिया जाएगा। लिखें न्यू इक्विटी की डेफिनेशन। चलें जी, न्यू इक्विटी की डेफिनेशन दाएं बाएं देखिएगा।
इन्विजिलेशन टीएस भाई जरा स्ट्रॉन्ग किस्म की करें, दाएं बाएं ना देखे कोई। इन्विजिलेट करने के लिए दो हैं जी। उसामा भाई खामोश रहना बेहतर है। न्यू इक्विटी की डेफिनेशन, पेपर में ये नहीं चलता कि बस यही याद नहीं किया था। देखो देखो देखो, आंखें दाएं बाएं जाती हैं, मुंह नहीं बुरा जाएगा जी। आप दोनों क्यों बातें कर रही हैं? जी जी जरूर। एक सफा पकड़ लो, अभी मैं करता हूं तो नाम लिखने शुरू कर दो जिनके मैं नाम लिखवा रहा हूं। बस ठीक है, 2 सफे काफी हैं। जी स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग का मतलब बताते हैं दाएं बाएं वाले को। भाई ये नाम लिख लो जो लिख रहे हैं अभी तक, उधर भी स्टॉप राइटिंग। किताब नहीं खोलनी है आपने, आप रजिस्टर पे लिखना नहीं है, इनका नाम लिख लें। नाम लिख लें, नाम बताएं जल्दी। ओके, उधर वाले टी है रात भी सुनते रहें क्या क्या चेक करना है। न्यू इक्विटी की डेफिनेशन में मेरे भाई 3 चीजें मैं चेक करूंगा। मींस इक्विटी रेज थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। एक लफ्ज चीज जरूर चेक करूंगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। बॉल पॉइंट क्यों पकड़ी हुई है? बॉल पॉइंट्स बंद करें। एंड शेल नॉट इंक्लूड लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर। शेयर होल्डर का लफ्ज अलग चेक किया जाएगा, डायरेक्टर का लफ्ज अलग चेक किया जाएगा। तो लोन शेयर होल्डर और डायरेक्टर से नहीं लेना चाहिए। आई कैप जिस तरह चेक करता है उस तरह आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी चेक करें। और फिर अगली बात चेक की जाएगी अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म का जरूर लफ्ज चेक किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने लोन खाली लिखा है तो उस पर नंबर कटेंगे, शॉर्ट टर्म के अलग नंबर होंगे। हाउएवर इफ द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर वर्क और वर्किंग कैपिटल का लफ्ज ऑब्वियसली चेक होगा, इट कैन स्टिल क्लेम द क्रेडिट्स। ओके जी, उधर टीएस चेक करना शुरू कर दें। इंडस्ट्रियल टेकिंग का लफ्ज नहीं है कहीं, इसके नंबर कट रहे हैं। ओन्ड बाय कंपनी 7% अमाउंट मस्ट बी पेड थ्रू कैश। खड़े हो जाओ, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, खड़े हो जाओ। इट्स नॉट अमाउंट रिसीव्ड एज लोन। ठीक है, आप बैठ जाओ। इनका नाम लिखें भाई, क्या फायदा इसे पढ़ने का? जी दिखाएं, वो तो नाम आ गया है, अब दिखा दें। ठीक, एंड से चेक करना शुरू कर दें। जो खाली रजिस्टर है उनके तो नाम लिखे ना, और जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है उनका मैं चेक करूंगा। भाई इन्विजिलेशन स्ट्रॉन्ग करो, अभी लिख रहे होंगे लोग दाएं बाएं। मेंबर का लफ्ज है ही नहीं कहीं, इनका लिखो नाम। प्यार से पूछते हैं, ये आजकल के बच्चे
कुछ टीए को भी सुना देते होते हैं। ये जरा प्यार से पूछना, भाई आपका नाम क्या है? उधर भी टीए से एहतियात करें, भाई का लफ्ज़ यूज़ करें। बेहतर करो थोड़ा। क्या फायदा है? क्या ज़बानी सुना दें भाई? ये क्या, कोई हालात नहीं, ये नोट करें 3rd नंबर पे। ये क्या क्या क्यों वजह बता देना, क्यों नहीं याद किया हुआ? कब करना है? पूरा सैटरडे संडे का दिन मिला है भाई। ये आप जरा टाइम ज़ाया करें घरों में, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। An amount which is received through issuance of shares by company including amount brought by employer to business। में ये लिखे नाम, ये पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। जल्दी 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 रजिस्टर आखिरी तीनों। does not include any amount received as loan from shares। ठीक है, वेल डन वेल डन जी। बेटर 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 भाई ये क्यों, ये तो मांगा ही नहीं है। अजीब टाइम ज़ाया करोगे पेपर में आप। न्यू इक्विटी की डेफिनेशन मांगी है, ये लिखो इनका रोल नंबर। नाम क्या भाई? उधर भी नाम लिखते रहें, फिर इनके घरों में फोन कराएंगे 1-2 दफा नाम आ गया तो। भाई कैश का लफ्ज़ किसने लिखना है? हाँ लिखा हुआ है जी, जल्दी दिखाएं। इंग्लिश बेहतर करें। इक्विटी लिखा इनका। ये ऐसे क्यों करते हो? ये शुरू से ऐसी राइटिंग है, चल रही है आई गेम में। चलो गुड। जल्दी जल्दी जल्दी। गुड, वेल डन। जल्दी जल्दी जल्दी। लिखें, क्या फायदा है इससे? लिखें रोल नंबर, कोई फायदा नहीं है इससे। लेकिन गुड। ये मैंने ये तो नहीं पूछा था किस साल में टैक्स रेट मिलना है। ये लिखो रोल नंबर। ये भी लिखो रोल नंबर। लिखो रोल नंबर ये वाला। नाम लिखवा दिए। क्यों? ये कोई रीजन नहीं है, पूरा सैटरडे संडे मिला है। जिसने नहीं याद करना उसने अभी भी नहीं करना। दिखाएं रजिस्टर। आईडी दिखाएं। लिखो रोल नंबर, पता नहीं क्या लिखा हुआ। नाम बताएं, बताओ वाला जमाना नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये आगे से बोल देते होते हैं बच्चे कुछ, इस क्लास वाले नहीं, वैसे कुछ होते हैं वो आगे से बोल देते होते हैं, टीचर को नहीं छोड़ते बच्चे। खुदा का खौफ करे, तो क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो दिखाना ही नहीं चाहिए था मुझे शर्म से।
नाम बोल दें, नाम बोल दें, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, ये बच्चे आगे सुना देंगे। हाँ हाँ लिखना है इनका। बॉल पॉइंट का इशारा ना करो, ऐसे हाथ से इशारा करो, वो बड़ा बुरा लगता है। बैंकिंग शॉट लिखे इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लिख लिए, ये हो गया सारा सब फारग। ओके, इन्हें नाम नहीं लिख पाया था इन्होंने। ये लिखो रोल नंबर इनका। हो गया, चेक करा दिया सबने। ये रोल नंबर लिखे इनका, नाम लिखवा दिया। शॉर्ट टर्म नोट, लिखे इनका रोल नंबर, नाम लिखवा दिया। लिखे इनका रोल नंबर आखिर में, बताएं इनके अब्बू को। ये लिखवा दिए तीनों ने नाम। एक ऑप्शन अभी नहीं घर फोन होने, अभी नहीं घर फोन होने, बैठे टेस्ट ले आओ। ठीक है, दूसरी क्लास में टेस्ट नहीं बांटे जा रहे तो वो जा सकते हैं, टेस्ट ले आओ। एसी बंद करो, आप खड़े हो जाओ टेस्ट बांटने के लिए। चलो ठीक है, आप बैठ जाओ। 8795